ये अभी जो मैंने बात की है ये किस मेथड के अकॉर्डिंग बात की है कि आपके डी शील्डेड पहले देंगे, शील्डेड बाद में देंगे। ये कब होगा? जब आप एनएमआर रन कर रहे हो और जो टेक्निक या प्रोसीजर आप फॉलो कर रहे हो एनएमआर में वो क्या है? फील्ड स्वीप मेथड। यानी वो वाला मेथड है जिसमें आप मैग्नेटिक फील्ड या अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को स्वीप कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। ठीक है। बट अगर मेरे पास आ जाए फ्रीक्वेंसी स्वीप मेथड, अब फ्रीक्वेंसी स्वीप कौन सा होता है? क्लास फ्रीक्वेंसी स्वीप मेथड कौन सा होता है? मैम फ्रीक्वेंसी स्वीप मेथड होता है जिसके अंदर हम लोग मैग्नेट की पावर को फिक्स कर देते हैं और जो अप्लाइड रेडिएशन होती हैं गुड। उनकी स्वीप हाँ, उनकी पावर को। पावर को इंक्रीज करते हैं। तो जब आप रेडियो फ्रिक्वेंसी बाहर से उसकी पावर को, उसकी फ्रिक्वेंसी इंक्रीज करोगे तो जाहिर सी बात, आप ऐसे तो नहीं ना करोगे कि एकदम से इंक्रीज दे दोगे, नहीं। आप लो से स्टार्ट करोगे ना, लो फ्रिक्वेंसी से स्टार्ट करोगे। ठीक है। अब आप मुझे बताओगे कि अगर मैं फ्रिक्वेंसी स्वीप मेथड को फॉलो करती हूँ और मैं लो फ्रिक्वेंसी से स्टार्ट करती हूँ, मैग्नेट की पावर 60 मेगाहर्ट्ज ही है, तो आपको नहीं लगता कि मेरे जो शील्डेड प्रोटॉन लो फ्रिक्वेंसी के साथ प्रोसेस कर रहे हैं उनकी फ्रिक्वेंसी पहले मैच करेगी आपकी अप्लाइड रेडियो फ्रिक्वेंसी के साथ? जी मैम ऐसे ही है। पहले मैच करेगी, ठीक है। और जैसे जैसे मैं बढ़ाती जाऊंगी तो वो प्रोटॉन जो आपके डी शील्डेड हैं, चूंकि वो ज्यादा रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी के साथ प्रोसेस कर रहे हैं, तो उनकी फ्रिक्वेंसी की ओवरलैपिंग या उनकी रेजोनेंस कब होगी? जब आपकी रेडियो फ्रिक्वेंसी या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फ्रिक्वेंसी बढ़ी होगी, यानी बाद में। तो मीन्स के उस केस में जो अगर आप फ्रिक्वेंसी स्वीप मेथड को फॉलो करते हो तो उस केस में आपके जो शील्डेड प्रोटॉन है वो पहले सिग्नल देते हैं और डी शील्डेड आपको बाद में सिग्नल देते हैं। इन केस ऑफ फ्रिक्वेंसी स्वीप मेथड आपकी जो स्कैनिंग है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की वो राइट टू लेफ्ट होती है। इन केस ऑफ फील्ड स्वीप मेथड आपके जो स्कैनिंग है एनएमआर स्पेक्ट्रा की वो कहाँ से होती है? फ्रॉम लेफ्ट टूवर्ड्स राइट। ठीक है। अब आपकी बुक में फ्रीक्वेंसी स्वीप मेथड को डिस्कस नहीं किया गया, उसने डायरेक्ट फील्ड स्वीप मेथड को डिस्कस किया है और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे एक्सप्लेनेशन आपकी बुक में लिखी गई है। ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग उसने जब एक्सप्लेनेशन लिखी है तो कहीं पे आपको सेपरेट नजर नहीं आएगा कि उसने फ्रीक्वेंसी स्वीप या फील्ड स्वीप मेथड में ये पॉइंट डिस्कस किया हो। लेकिन आपने ये पॉइंट याद रखना है कि जब हम फील्ड स्वीप की बात करेंगे तो हमेशा हमारा जो डी शील्डेड है प्रोटॉन वो पहले सिग्नल देगा और शील्डेड बाद में देगा। और अगर हम फ्रिक्वेंसी स्वीप मेथड की बात करेंगे तो हमारे शील्डेड पहले सिग्नल देंगे और डी शील्डेड बाद में सिग्नल देंगे। ठीक है। दोनों केसेस में जो स्पेक्ट्रा स्कैनिंग है उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी और जो नेचर ऑफ प्रोटॉन है, सिग्नल है, वो भी चेंज हो जाएगी कि कौन से पहले देंगे कौन से बाद में। ये पॉइंट समझ आ गया या नहीं? मैम आ गया। अच्छा, यहाँ पे कहीं हम थे कल, दिस वन यहाँ पे थे ना क्लास? केमिकल शिफ्ट वैल्यू पे। अब इसको आपने रीड आउट कर लेना है यहाँ से एक दफा। जहाँ पे कहीं कोई पॉइंट क्लियर नहीं है उसको पूछ लेना। ठीक है कि मैम ये समझ नहीं आया। ये पॉइंट क्लास यहाँ पे अगर आप देखो तो ये जो नोट, ये जो पैराग्राफ में यहाँ पे लिखा हुआ है, अम, इसी पॉइंट में ये डिस्कस किया गया है कि अगर आप फ्रिक्वेंसी स्वीप मेथड को फॉलो करते हो, मैग्नेटिक फील्ड को फिक्स कर देते हो, फ्रिक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को वेरी करते हो, तो उस केस में जो आपका स्पेक्ट्रा है वो आपको राइट टू लेफ्ट स्कैनिंग करके देगा और वो फील्ड स्वीप ऑपरेशन के बिल्कुल एग्जैक्टली यानी सिग्नल तो उसी वैल्यू पे आएंगे चाहे आप फ्रिक्वेंसी स्वीप फॉलो करो
या फील्ड स्वीप फॉलो करो, केमिकल शिफ्ट वैल्यू चेंज नहीं होगी दोनों मेथड में। वो आपकी, अगर एक प्रोटॉन आप किसी कंपाउंड में 4 ppm पे सिग्नल दे रहा है तो वो आपको 4 ppm पे ही सिग्नल देगा। तो यहाँ से आपको इस एनएमआर स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री की एक कह लो कि एडवांटेज हमारे पास ये है, आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट पे किसी भी मैग्नेट पावर पे मेजर करोगे, आपको एक तरह का कंपाउंड एक तरह का स्पेक्ट्रा देगा। आप किसी भी मेथड को अडॉप्ट करोगे, चाहे फ्रिक्वेंसी स्वीप को चाहे फील्ड स्वीप को, स्कैनिंग डिफरेंट हो सकती है, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, लेकिन सिग्नल फिर भी सेम ही जगह पे आएंगे। यानी जो स्पेक्ट्रा मेरे पास जनरेट होके आएगा वो आपके पास सिग्नल उसी तरह उसी केमिकल शिफ्ट वैल्यू पे देगा। यानी 4 ppm पे सिग्नल आ रहा है, 2.5 पे एक सिग्नल आ रहा है, तो वैसे ही आएगा मेरे पास। ठीक है, क्लास से समझ आ गया पॉइंट या नहीं? जी मैम आ गया। अच्छा, यहाँ पे एक लास्ट जो पॉइंट रह गया था कल, वो ये था कि अ, आपके पास केमिकल शिफ्ट वैल्यू की जो वैल्यू है हायर नंबर पे, हायर नंबर आप लगा लो कि 5 से ग्रेटर या 7 से ग्रेटर लगा लो, क्योंकि 10 तक स्केल है, तो जो आपकी 7 से ग्रेटर वैल्यू है उनको आप हाई नंबर कंसिडर अगर हम करते हैं, तो वो ये कह रहा है कि जो आपका केमिकल शिफ्ट स्केल है उसका क्या ड्रॉबैक है, कि जो उसमें जो हाई नंबर होते हैं वो क्या आपको इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं, वो क्या सजेस्ट कर रहे होते हैं कि ये उन प्रोटॉन के सिग्नल हैं हाई पीपीएम पे जो कि लो फील्ड हैं, जो कि रेजोनेट कर रहे हैं एट लो फील्ड, क्योंकि वो डी शील्डेड हैं इसीलिए वो लो फील्ड यानी डाउन फील्ड पे सिग्नल दे रहे हैं, और वो हाईली डी शील्डेड हैं इसीलिए वो आपको एक्सट्रीम लो फील्ड पे सिग्नल दे रहे हैं। तो इस वजह से इस ड्रॉबैक को आप कह लो कि सम का ड्रॉबैक समझ जो है उसको ओवरकम करने के लिए इस स्केल को थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया, कि इस स्केल को रिप्लेस कर दिया गया एक और स्केल से जिसे टॉ स्केल कहते हैं। ठीक है, ये सिंबल जो है वो टॉ स्केल का है, जो कि अर्लियर लिटरेचर में जो है आप जो सिंबल यूज करते थे या जो स्केल यूज करते थे वो आपका टॉ स्केल था। ठीक है, अब टॉ स्केल कैसे आपने कैलकुलेट करना है, कि इसमें आप जो जितनी भी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू है उसको आप 10 से सब्ट्रैक्ट करते हो। ठीक है, तो जितनी भी वैल्यू आती है आपके पास वो इन टर्म्स ऑफ टॉ स्केल आती है। ऑल दो टॉ स्केल अब यूज नहीं किया जाता, ये सिर्फ अर्लियर अर्लियर कंपाउंड या अर्लियर प्रीवियस यूज किया जाता था। अब जो आपकी केमिकल शिफ्ट है वो इन टर्म्स ऑफ आप कह लो कि डेल्टा या पीपीएम की फॉर्म में ही मेजर की जाती है। टॉस स्केल को यूज किया जाता था, किस बेसिस पे यूज किया जाता था, कि जो हाई नंबर पे आपकी वैल्यू आ रही है, लार्ज नंबर पे वैल्यू आ रही है आपके केमिकल शिफ्ट स्केल में, तो वो कंसिडर किया जाता था कि बहुत डिशील्डेड प्रोटॉन के लिए है। तो उसकी वजह से मुझे नहीं लगता ये लिमिटेशन है, लेकिन एक ड्रॉबैक कंसिडर किया जाता था और उसके उसको रिप्लेस करने के लिए टॉस स्केल यूज किया जाता था। तो अगर आपका प्रोटॉन जो है वो हाईली शील्डेड है, तो शील्डेड प्रोटॉन आपके कहाँ पे आते हैं, शील्डेड प्रोटॉन आपके अपफील्ड रीजन में आते हैं, या वो आपके राइट हैंड साइड पे आते हैं। उनकी पीपीएम की वैल्यू शील्डेड प्रोटॉन की हमेशा कम होती है, डी शील्डेड प्रोटॉन की हमेशा पीपीएम में वैल्यू ज्यादा होती है। तो अगर शील्डेड प्रोटॉन के लिए कैलकुलेट करेंगे हम तो ये वैल्यू कम होगी और टॉ में वैल्यू ज्यादा आएगी। ठीक है, और जो अगर आपके पास जो है वो डी शील्डेड प्रोटॉन है तो उसकी पीपीएम में वैल्यू लार्ज होती है। अगर वो लार्ज होगी तो 10 में से जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उसकी वैल्यू जो है वो आपके टॉ स्केल में कम आएगी। सो जस्ट थोड़ी सी कैलकुलेशन में वेरिएशन लाने के लिए या डिफरेंस मेंटेन करने के लिए टॉ स्केल को यूज किया जाता था, बट जो आपने स्केल याद रखना है जिसको हम यूज करेंगे वो आपका केमिकल शिफ्ट डेल्टा स्केल ही है, जो कि इन टर्म्स ऑफ पीपीएम। बट ये यहाँ पे रिपोर्ट किया गया तो मैंने कहा ये भी आपको पता होना चाहिए कि टॉ स्केल भी हमारे पास था पहले और उसको कैसे कैलकुलेट किया गया। ठीक है,
जो यहाँ पे देखो ना, ये पॉइंट एक यहाँ पे लिखा हुआ जो आपका केमिकल शिफ्ट स्केल है वो ऑलमोस्ट अब यूनिवर्सल स्केल है, और जो कि यूनिवर्सली यूज किया जाता है। जो आपका टॉस स्केल है वो अब आप कह लो कि नहीं यूज किया जाता, पहले यूज किया जाता था। ठीक है, आपकी जो केमिकल शिफ्ट स्केल है उसी को अप्लाई किया जाता है एनएमआर स्पेक्ट्रा को रीड आउट करने के लिए। ठीक है, और केमिकल शिफ्ट स्केल में आपके पास लाजमी ये हो जाता है कि आप यूनिट रिपोर्ट करो, क्योंकि यहाँ पे आप केमिकल शिफ्ट स्केल को दो टर्म्स में, दो यूनिट्स में लिख सकते हो, इन टर्म्स ऑफ हर्ट्ज एंड इन टर्म्स ऑफ पीपीएम। मैंने आपसे कहा है हर्ट्ज वाला भी अब जो है नहीं यूज किया जाता, पीपीएम में ही सिग्नल रिपोर्ट किए जाते हैं। ऑल्दो वो हर्ट्ज की वैल्यू नीचे मेंशन करता है, लेकिन साथ पीपीएम वैल्यू गिवन होती है। तो केमिकल शिफ्ट स्केल जो है आपने साथ यूनिट के साथ मेंशन करना है कि आपका केमिकल शिफ्ट जो स्केल है वो किस यूनिट में है और वो किस रेफरेंस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग है। मींस केमिकल शिफ्ट स्केल जब भी आपने लेना है तो किसी रेफरेंस स्टैंडर्ड को लेना है, जो कि ऑलमोस्ट इसको भी हम यूनिवर्सल मान लेते हैं कि टीएमएस मोस्टली यूज किया जाता है, इसलिए हम जो कंसिडर करते हैं कि टीएमएस ही आपका इंटरनल रेफरेंस है। लेकिन अगर इंटरनल रेफरेंस जैसे टीएमएस से चेंज हो जाता है डीएसएस, तो इंटरनल रेफरेंस को भी केमिकल शिफ्ट स्केल के साथ लिखा जाता है कि 0 हर्ट्ज पे या 0 पीपीएम पे सिग्नल डीएमएस का है या डीएसएस का है, किसका सिग्नल है। ठीक है, समझ आ गया ये। जी मैम। क्लास, बाकी क्लास क्यों खामोश बैठी होती है, कितना मुश्किल है ये। हम्म, सुन भी रहे हो या सो रहे हो सब। मैम सुन रहे हैं। अच्छा, इसके बाद क्लास ये जो रिलेटिव एरिया वाला पॉइंट है ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। इससे पहले ये लोकल डायमैग्नेटिक इफेक्ट है कि कौन कौन से फैक्टर्स बेसिकली हैं जो कि केमिकल शिफ्ट वैल्यू को इफेक्ट कर सकते हैं। तो उसमें यहाँ पे लोकल डायमैग्नेटिक इफेक्ट लिखा हुआ है। ये लोकल डायमैग्नेटिक इफेक्ट कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये सिमिलर शील्डिंग डी शील्डिंग वाली एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे कि लोकल डायमैग्नेटिक शील्डिंग जो है वो डिपेंड करती है आपकी सर्कुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पे। ठीक है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जब सर्कुलेट करते हैं तो क्या करते हैं, इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं। ये इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड आपके अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को कैंसिल आउट करती है। ये सर्कुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जितनी ज्यादा होगी, यानी इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी, उतनी ही आपकी इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड हो ज्यादा होगी। ठीक है, उतनी अगर इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी तो उस केस में उतनी ही वो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट को ज्यादा कैंसिल आउट करेगी, उतना ही वो लोकल डायमैग्नेटिक शील्डिंग जो है वो ज्यादा करेगी। ठीक है, सो अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने से क्या होगा कि उन इलेक्ट्रॉन्स की सर्कुलेशन बढ़ जाएगी। उन इलेक्ट्रॉन्स की सर्कुलेशन बढ़ने से इंड्यूस उन सब जो इंड्यूस होने वाली मैग्नेटिक फील्ड है जो कि अपोज टू द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। अगर उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी तो एच इफेक्टिव जो है उसकी वैल्यू क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। डिक्रीज कर जाएगी तो इट मीन्स कि वो प्रोटॉन जो है वो शील्डेड रीजन की तरफ चले जाएंगे, जिस फिनोमेना को हम लोकल डायमैग्नेटिक शील्डिंग कहते हैं। अब यहाँ पे वही सारे पॉइंट्स दोबारा लिखे गए हैं, क्लासेस को पढ़ लेना। अगर नहीं समझ आएगी तो मैं नेक्स्ट क्लास में फिर एक्सप्लेन कर दूंगी। लोकल डायमैग्नेटिक शील्डिंग डिपेंड करती है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिपेंड करती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम पे। यहाँ पे उसने कुछ कंपाउंड्स आपको दिए हैं जो कि आपके पास क्या है, हेलो अल्केन, यानी फ्लोरोमीथेन है या मिथाइल फ्लोराइड है, मिथाइल क्लोराइड है, मिथाइल ब्रोमाइड एंड मिथाइल आयोडाइड। इस केस में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की होती है, हमें पता है। ठीक है, तो अगर फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इट मीन्स के उस केस में वो आपके कार्बन से बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ कर रहा है। अगर वो कार्बन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ कर रहा है तो इट मीन्स कि उसके उस कार्बन के साथ जो प्रोटॉन अटैच हैं उन प्रोटॉन्स के पास जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड था वो नहीं रहा, वो बल्कि कार्बन एंड के क्लोजर आ गया है, जिसकी वजह से अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूक्लियस से दूर हो गए हैं
तो अब वो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं कर पा रहे जो कि आपकी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करे। इसी वजह से ये प्रोटॉन जो हैं वो डी शील्डेड हैं, और डी शील्डेड हमेशा कहाँ पे सिग्नल देते हैं, हाई पीपीएम पे सिग्नल देते हैं या डाउनफील्ड रीजन में सिग्नल देते हैं। जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जा रही है, आप देख लो शील्डिंग बढ़ती जा रही है और सिग्नल लो वैल्यू पे आपके लो पीपीएम पे शिफ्ट होता जा रहा है। प्लस लो पीपीएम पे सिग्नल होता है, बट उस रीजन को शील्डेड रीजन कहा जाता है। लो पीपीएम पे सिग्नल है, इट मींस प्रोटॉन्स आर इन द शील्डिंग रीजन। और जो आपका वो रीजन है वो कौन सा है, वो आपका अप फील्ड है, क्योंकि वो सिग्नल तभी दे रहे हैं जब आप अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को बढ़ाते हो। ठीक है, शील्डेड प्रोटॉन अप्लाइड हाई अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ पे सिग्नल देते हैं, इसलिए उनको कहा जाता है कि वो अप फील्ड रीजन में लाई करते हैं। ये पॉइंट सारे क्लियर हैं या नहीं? मैम क्लियर है। अच्छा, अब आपका काम क्या है क्लास, ये जितना हमने पढ़ा है, ठीक है, अभी तक, ठीक है, जितना पढ़ा है ये सारा आपने रीड आउट करके आना है। ठीक है, आपके जो कंफ्यूजन होंगे आपकी नेक्स्ट क्लास में वो हम डिस्कस करेंगे, और उसके बाद मैंने आपसे क्विज लेना है इसका। ठीक है, आपको मैं ये रिलैक्सेशन दे रही हूँ कि डायरेक्ट मैं क्विज लेने से पहले आपसे ये कह रही हूँ आप खुद पढ़ के आओगे, आप उसको क्विज भी समझो कि, लेकिन वो आपका डिस्कशन क्विज होगा कि मैं वो आपसे वर्बली लूंगी, और मुझे लगेगा अगर आपको समझ आ गई, आपके कंफ्यूजन जितने हैं वो क्लियर हो गए, फिर मैं आपसे रिटर्न क्विज लूंगी। ठीक है, और साथ साथ इसकी एक्सरसाइज जो है उसको सॉल्व करते रहो। जो आपकी चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज आप खोलोगे उसमें कुछ न्यूमेरिकल्स गिवन है, उन न्यूमेरिकल्स को भी आपने सॉल्व करना है, क्योंकि फॉर्मूला मैंने बता दिया कि इस फॉर्मूला के थ्रू सॉल्व होगा। ठीक है, वो एक्सरसाइज में न्यूमेरिकल खोलो, स्टेटमेंट पढ़ो, फॉर्मूला अगर नहीं समझ आती वो बेशक मुझसे पूछ लो और उसको सॉल्व करो। ठीक है, वो कुछ क्वेश्चंस अभी जो स्टार्ट वाले हैं न्यूमेरिकल्स वो यही हैं कि अगर इतनी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड हो तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, अगर इतनी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी हो तो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कितनी होगी, तो वो फॉर्मूला के थ्रू ही कैलकुलेट, वैल्यू दी गई है, फॉर्मूला अप्लाई करो, कैलकुलेशन वहां पे करो। ठीक है, ये सारे काम साथ साथ लेके चलो, ये नहीं है कि इसको इकट्ठा कर लो, क्योंकि इसके बाद जो पॉइंट्स हमने डिस्कस करने हैं वो स्पेक्ट्रा सॉल्व करवाने हैं मैंने आपसे, और उससे पहले जरूरी है कि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो। ठीक है।